बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। अंधेरों के काफिले पार्ट 27। जब कायम खान के आदमियों ने उसे काजी इमाद के कत्ल की खबर दी, उस वक्त वो अमीर तुगरल बेग के साथ अपनी मर्दाना नशिस्तगाह में बैठा शराब पी रहा था। कायम खान ने तुगरल बेग से माजरत की और लड़खड़ाते कदमों से उठकर हवेली के बागीचे में चल आया। तुम पर किसी को शक तो नहीं हुआ? कायम खान की आवाज़ में गहरा इर्तियाश था। ये कैसे मुमकिन है सरदार? एक खादिम ने पुरजोश लहजे में कहा। हम सब के सब साधुओं के भेस में काजी इमाद के घर तक पहुंचे थे। अगर किसी ने हमें वहां दाखिल होते देखा भी होगा या कोई शख्स हमारे खिलाफ गवाही भी देगा तो वो अदालत को उससे ज्यादा क्या बताएगा कि हमलावर हिंदुओं की कबा पहने हुए थे और वो शक्लो सूरत के एतबार से मंदिर के पुजारी नजर आ रहे थे। काजी इमाद के मुलाजमीन कहाँ थे? कायम खान ने घबराकर दूसरा सवाल किया। उस वक्त सिर्फ 2 मुलाजिम मौजूद थे जो हमें देखते ही खौफजदा हो गए थे और हमसे अपनी जिंदगी की अमान मांग रहे थे। कायम खान के दूसरे खिदमतगार ने जवाब दिया। उन मुलाजमीन की आंखों में तो तुम्हारे चेहरों का अक्स महफूज नहीं हो गया है। कायम खान की वहशत बदस्तूर कायम थी। हमारे चेहरे स्याह नकाबों में पोशीदा थे। चौथे खिदमतगार ने वजाहत की। तुमने काजी इमाद को किस तरह कत्ल किया? कायम खान एक एक बात की तफसील दरियाफ्त कर रहा था। हमने पहले उसके मुलाजमीन पर गलबा हासिल किया, फिर सदर दरवाज़ा खुलवाने के बाद अंदर दाखिल हुए। उस वक्त काजी इमाद अपने कमरे में मौजूद था और दोनों हाथ उठाए हुए दुआ मांग रहा था। हम तेजी से उस पर झपटे। काजी ने चीख कर कहा, कायम खान, मैं जानता था कि तू अपनी खबासत और कमीनगी से बाज नहीं आएगा। काजी इमाद चाहता था कि वो अपने अहले खाना को हमलावरों के नाम बता दे, मगर हमने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। फिर जब हम काजी इमाद को कत्ल करके कमरे से निकल रहे थे तो उसकी बीवी ने राहदारी में हमें रोकने की कोशिश की, मगर एक कमजोर औरत उस तूफान का मुकाबला किस तरह कर सकती थी जो कायम खान की हवेली से उठा था और काजी अदालत की शम्माए हयात गुल करके बेनियाजाना गुजर गया था। खिदमतगारों ने खुशामदाना लहजा इख्तियार किए हुए था। कायम खान अपनी उस तारीफ से जरा भी मुतासिर नहीं हुआ। उसका बेकरार जहन तेजी से गर्दिश करते हुए हालात के मुख्तलिफ जावियों पर गौर कर रहा था। काजी की बीवी के कानों तक तो मेरा नाम नहीं पहुंचा। कायम खान ने बदहवास होकर पूछा। नहीं हजूर, एक खिदमतगार ने हाथ जोड़कर कहा। हमने दूसरी बार उसकी जबान को जुम्बिश नहीं होने दी। पहली बार वो चीखा जरूर था, मगर उसकी आवाज ज्यादा बुलंद नहीं थी। कायम खान कुछ देर तक बागीचे में टहलता रहा, फिर अपने खिदमतगारों को हवेली की हिफाजत का हुक्म देकर अमीर तुगरल बेग के पास चला गया। तुगरल बेग कालीन पर बैठा हुआ नशे में झूम रहा था। कायम खान को आता देखकर लड़खड़ाती आवाज में बोला, तुम कहाँ चले गए थे कायम खान? आज की महफिल ज्यादा लज्जत अंगेज नहीं थी। कभी कभी तुम्हारा इंतखाब बहुत ज्यादा गलत साबित होता है। मैं समझा नहीं अमीर, साफ साफ बात करो। कायम खान ने झिझकते हुए कहा। वो हमेशा तुगरल बेग से खाइफ रहता था। तुगरल बेग गयासुद्दीन बलबन का महबूब गुलाम था और गयासुद्दीन बलबन दरपर्दा हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहा था। उसी रिश्ते और हवाले से तुगरल बेग भी अपने आप को बिसाते सियासत का ताकतवर तरीन मोहरा समझता था। तुगरल बेग से दरबार के दूसरे उमरा भी अक्सर खौफजदा रहते थे कि कब उस गुलामजादे के तेवर बदल जाएं और एक जी हैसियत इंसान गयासुद्दीन बलबन की नज़रों में मातूब ठहरे। कायम खान ने भी वक्त की हवाओं का रुख पहचान कर तुगरल बेग से दोस्ताना मरासिम बढ़ा लिए थे। तुगरल बेग फितरतन एक कम ज़र्फ इंसान था। उसकी नज़रों में दोस्ती की आला कदरें बेहकीकत थी। वो तो महज नफ्स का बंदा था और खुद कायम खान भी एक ज़माना साजो अय्यार शख्स था। इसलिए 2 हिला घरों में मसलहतों और ज़रूरतों की बुनियाद पर मुनाफिकाना दोस्ती का रिश्ता उस्तवार हो गया था। कायम खान दरबार शाही में अगली कतार तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश कर रहा था। अगरचे कायम खान को ऐवान सल्तनत में रसाई हासिल हो गई थी, लेकिन अभी तक उसे पिछली सफ़ों में बैठने के लायक समझा गया था। फिर जब उसकी नज़र तुगरल बेग पर पड़ी तो सियासत के कई गहरे राज खुल गए। कायम खान ने चंद मुलाकातों ही में तुगरल बेग की औबाश फितरत को पढ़ लिया। पहले लजीज खानों और पुरानी शराब की दावतों का सिलसिला शुरू हुआ, फिर रक्सो सरूर की महफिलें आरास्ता होने लगी। कायम खान ने दूसरे उमरा की तरह अपनी हवेली को खूबसूरत औरतों का हरम तो नहीं बनाया था, लेकिन जिन्स परस्ती उसके खून में शामिल थी। वो भी दूसरे सरदारों की मानिद हसीन चेहरों का दीवाना था। यास्मीन खानम की माँ अपनी नस्ली रिवायात से बाखबर थी
کہ جب راجپوت سمراٹ اور مہاراجا سینکڑوں عورتوں کو داشتہ بنا سکتے ہیں تو پھر قائم خان بھی اپنی پگڑی کو اونچا رکھنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کر سکتا تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس خاندان سے یہ کبھی رسم تو مٹ گئی تھی، مگر قائم خان نے شراب نوشی اور رقص و سرور کی محفلوں سے توبہ نہیں کی تھی۔ یاسمین خانم کی ماں شوہر کی اس روش سے مطمئن تھی کہ قائم خان نے حویلی کے ایک حصے کو راجہ اندر کا اکھاڑا ضرور بنا دیا تھا، لیکن کوئی دوسری عورت بیوی کی حیثیت سے ابھی تک گھر میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ قائم خان کی اسی ہوس کوشی نے غیاث الدین بلبن کے غلام تغرل بیگ سے دوستی کا رشتہ جوڑنے میں اہم کردار ادا کیا۔ قائم خان اپنے سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے کم و بیش روزانہ ہی کیف و نشاط کی محفل سجاتا اور اس محفل میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے تغرل بیگ رات بھر ہنگامے برپا کرتا۔ قاضی عماد کے قتل کی رات کو بھی قائم خان نے تغرل بیگ کے لیے ایک ہندو رقاصہ کا انتظام کیا تھا۔ سانولی رنگت کی وہ لڑکی رقص و موسیقی کے فن میں کمال رکھتی تھی، مگر تغرل بیگ جیسے ہوس پرست انسان کے لیے اس لڑکی میں کوئی کشش نہیں تھی۔ اس لیے جب قائم خان اپنے آدمیوں سے قاضی عماد کے قتل کی تفصیلات معلوم کر کے واپس لوٹا تو تغرل بیگ نے اس کے انتخاب کو ناپسندیدہ قرار دیتے ہوئے کہا، کیا بات ہے قائم خان کہ تو دوستوں کے معیار کو بھولتا جا رہا ہے؟ آخر یہ کیسی رقاصہ تھی کہ چہرے پر نہ کوئی آب نہ بدن میں لوچ، اور یہ کیسی مطربہ تھی کہ لے میں نہ کوئی سوز اور نہ آواز میں کھنک۔ قائم خان نے اس موقع کو غنیمت جانا اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ امیر، میں کیا عرض کروں کہ حالات پر میرا کوئی اختیار نہیں۔ قائم خان کی آواز سے گہرا درد جھلک رہا تھا، جیسے وہ اس بستی کا مظلوم ترین انسان ہو۔ اگر مجھے ذاتی غموں سے نجات مل جائے تو پھر امیر کی زبان پر کبھی کوئی حرف شکایت نہ آئے۔ اگرچہ تغرل بیگ غلام زادہ تھا، لیکن قائم خان اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے خوشامدانہ طور پر اسے بار بار امیر کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ آخر وہ کون سا غم ہے جو تجھے اس قدر ستاتا رہتا ہے؟ نشے کی زیادتی سے تغرل بیگ کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ دنیا کی ساری آسائشیں اس حویلی میں موجود ہیں۔ تجھے دربار شاہی میں داخل ہونے کی تمنا تھی، وہ بھی پوری کر دی گئی۔ پھر وہ کیسی خلش ہے جو تیرے دل کو بے قرار رکھتی ہے؟ تغرل بیگ کے لہجے میں منافقانہ ہمدردی کا اظہار ہو رہا تھا۔ امیر، میں اپنے اس کرب کو کسی سے بیان نہیں کر سکتا۔ قائم خان کی عیاریوں نے ایک نئے انداز سے کروٹ لی۔ بہت غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اذیتوں کی اس آگ میں زندگی بھر تنہا جلنا ہوگا۔ قائم خان کی آواز اس قدر رقت انگیز تھی جیسے مزید پرسش حال پر اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش شروع ہو جائے گی۔ کیا اب تک میں تیری الجھنوں میں برابر کا شریک نہیں رہا؟ تغرل بیگ کی آواز اچانک بہت تیز ہو گئی تھی۔ وہ قائم خان سے بہت تند و تیز لہجے میں شکایت کر رہا تھا۔ مجھے آپ کی مسلسل عنایتوں کا اعتراف ہے امیر، قائم خان نے گھبرا کر کہا۔ پھر اپنے دل کا راز میرے سامنے کیوں نہیں اگل دیتا؟ تغرل بیگ نے سرشاری کے عالم میں اپنے دونوں ہاتھوں کو لہراتے ہوئے کہا، اپنے دل کی بات مجھ سے کہہ دے کہ ابھی اقتدار کی ہوائیں میرے اشارے پر چل رہی ہیں۔ میں ایک لمحے میں تیرے غموں کا مداوع کر دوں گا۔ مجھے غور سے دے قائم خان کہ میں اس دور کا مسیحا ہوں۔ تغرل بیگ غیاث الدین بلبن کی غلامی پر اس قدر نازا تھا جیسے وہ خود مملکت ہند کا وزیر اعظم ہو اور اسی کی جنبش چشم پر سلطان ناصر الدین محمود رقص کر رہا ہو۔ قائم خان طے کر چکا تھا کہ آج وہ تغرل بیگ کی سرمستی سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ پھر جب وہ جذباتی لمحہ آ گیا تو قائم خان نے مطلب براری کے لیے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی۔ امیر، شاید آپ نہیں جانتے کہ میرا ایک حقیقی بھانجا شجاع الدین کامران ہے۔ قائم خان نے اپنے گھر کا راز ایک ایسے شخص کے سامنے ظاہر کر دیا جو فطرتاً بہت ذلیل تھا۔ تغرل بیگ نے اپنے سر کو اس طرح جنبش دی کہ وہ قائم خان کے مسئلے کو پورے ہوش و حواس کے ساتھ سن رہا ہے۔ قائم خان کربناک لہجے میں شجاع الدین کامران کی پوری تاریخ مس کر کے تغرل بیگ کو سناتا رہا، اور آخر میں اس نے اپنی معصومیت ظاہر کرنے کے لیے کامران کی ذات کو ہدف ملامت بنا دیا۔ اب آپ ہی بتائیں امیر کہ میں اپنی بیٹی یاسمین خانم کا ہاتھ اس نکمے اور آوارہ نوجوان کے ہاتھ میں کس طرح دے دوں؟ وہ بدکار لڑکا ایک غیرت مند باپ کی مجبوریوں سے بڑا اذیت ناک کھیل کھیل رہا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ میں کدھر جاؤں؟ اپنی بیٹی کو حالات کے جہنم میں جھونک کر ایک بے حیا تماشائی بن جاؤں یا شجاع الدین کامران کو قتل کر کے خود تخت دار تک پہنچ جاؤں؟ قائم خان نے اندازہ کر لیا تھا کہ تغرل بیگ انتہائی سرمستی کے عالم میں قالین پر بیٹھا جھوم رہا تھا۔ اس کے ہوش و حواس میں اتنی توانائی نہیں تھی کہ وہ جھوٹ اور سچ میں تمیز کر سکے۔ قائم خان نے تغرل بیگ کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور اپنی بیچارگی کا مرثیہ پڑھنے لگا۔
अगर कामरान के सिलसिले में अपनी ताकत इस्तेमाल करता हूँ तो बेवा बहन तानाजनी करती हैं, खुद गरज दुनिया उंगलियां उठाती है, और अगर अपनी रुसवाइयों से डरकर हालात के आगे सर झुकाता हूँ तो अपनी मासूम बच्ची का स्याह मुस्तकबिल नोहा कुना नजर आता है। अमीर, मैं क्या करूं? आखिर मुझे इस अजाब से कब निजात मिलेगी? मैं नहीं चाहता कि मेरी चार दीवारी की बात बाहर चली जाए, मगर आज दिल में नाकाबिले बयान दर्द महसूस हो रहा है। इसी दर्द की शिद्दत ने मुझे आपके सामने चीखने पर मजबूर कर दिया। ये कहते कहते कायम खान की आवाज़ बैठ गई और उसने अपने इस्तराब का मुजाहिरा करने के लिए दोनों हाथों से बालों को जकड़ लिया। नहीं कायम खान, हिम्मत क्यों हारता है? तुगरल बेग बेकरार हो गया और उसने अपने दोनों हाथ कायम खान के कांधों पर रख दिए। जहन्नम का ईंधन तेरी बेटी नहीं, वो नाहंजार लड़का बनेगा। मुझे बता कि तेरा भांजा इस वक्त कहाँ है? अपने आका के इक्तदार की कसम, उसे सुबह का सूरज देखना नसीब नहीं होगा। सिर्फ शुजाउद्दीन कामरान के घर की निशानदही कर दे, अभी कुछ देर बाद उसकी लाश तेरे सामने पड़ी होगी। तुगरल बेग गरूर और तकब्बुर की सारी हदें अबूर कर गया था और वह उसी जबान में गुफ्तगू कर रहा था जो हमेशा से जफाकारों और सितमगरों की जबान रही है। नहीं अमीर, मैं उसका कत्ल नहीं चाहता, कायम खान ने बदहवास होकर कहा। इस तरह तो दुनिया यही कहेगी कि कायम खान ने अपने ताल्लुकात का सहारा लेकर यतीम भांजे को रास्ते से हटा दिया। मुझसे ये जिल्लत गवारा नहीं होगी। आखिर तू क्या चाहता है कायम खान? तुगरल बेग ने झुंझलाकर कहा। हमारे सामने अपने गमों का मातम भी करता है और जब हम मसीहाई के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं तो खुद पीछे हट जाता है। तुगरल बेग जज्बात के गिरदाब में उलझ चुका था। कायम खान ने बड़ी अय्यारी से अपने दिल की बात कह डाली। अमीर, मैं चाहता हूं कि यह मसला भी हल हो जाए और मेरा दामन भी तोहमतों के गुबार से साफ रहे। फिर तू ही बता कि हम क्या करें? तुगरल बेग ने बामुश्किल अपनी आंखें खोलते हुए कहा। शुजाउद्दीन कामरान हिंदू शोरिश पसंदों से जा मिला है। कायम खान ने बड़ी एहतियात से अपना मंसूबा पेश करते हुए कहा। दहली के कज़ाक और लुटेरे उसके हम नवा हैं। मेरे पास खिदमतगारों की इतनी बड़ी फौज नहीं कि मैं उसकी योरिशों का मुकाबला कर सकूं, इसलिए बर्दाश्त किया। अभी कायम खान अपनी बात मुकम्मल करने भी नहीं पाया था कि तुगरल बेग दरमियान में बोल उठा। हम कल ही तेरी हवेली पर फौज का एक दस्ता तैनात कर देंगे, फिर देखेंगे कि वो कितना बड़ा लश्कर लेकर तेरे मुकाबले के लिए आता है। कायम खान की एक ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। वो हर वक्त इस बात से खाइफ रहता कि कब शुजाउद्दीन कामरान उन नामालूम साधुओं के साथ मिलकर हवेली पर हमलावर हो जाए और उसकी जिंदगी का चराग बुझा दे। दस्तावेज हासिल करने के सिलसिले में सादिया खानम के जख्मी होने के बाद कायम खान के खदशात बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, इसलिए वो चाहता था कि कामरान के मुतवक्के हमले से मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाए। उस वक्त तुगरल बेग ने फौजी दस्ते की बात की तो वह मुतमईन हो गया, मगर ये मेरे मसले का मुस्तकिल हल नहीं है अमीर। कायम खान के अय्यार जहन ने एक और करवट ली। ये तो एक आर्जी इंतजाम है जिसके लिए मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। आखिर तेरे जहन में भी कोई हल है कायम खान? तुगरल बेग ने तल्ख लहजे में कहा। कायम खान ने मसनूई सकूत इख्तियार कर लिया, जैसे उसका जहन कोई काबिल अमल तदबीर सोच रहा हो। तुगरल बेग उकताहट का शिकार होने लगा। तू खूब गौर कर ले, मगर मुझे प्यासा क्यों मार रहा है? कायम खान ने बहुत तेजी से एक जाम लबरेज किया और तुगरल बेग की तरफ बढ़ा दिया। तुगरल बेग घूंट घूंट करके पीने लगा। फिर एक तवील वक्फा सकूत के बाद कायम खान के होंठों को जुम्बिश हुई। अमीर, मैं चाहता हूं कि शुजाउद्दीन कामरान एक तवील अरसे के लिए पसे दीवारे जिंदान चला जाए। कायम खान ने बड़े सफाकाना अंदाज में अपने हकीकी भांजे की तबाही के लिए एक तजवीज़ पेश करते हुए कहा। आपके नज़दीक ये महज बच्चों का खेल है कि उसे मुख्तलिफ जराइम में मुलविस कर दिया जाए? तुगरल बेग ने धुंधली आंखों से कायम खान की तरफ देखा। हम उसे उम्र भर के लिए कैद में डाल देंगे। कल दरबार में हमें याद दिलाना, तुझे सारे अजाबों से निजात मिल जाएगी। मगर अमीर, वो तो बहुत दिन से रूपोश है। कायम खान ने झिझकते हुए कहा। मेरे आदमी अब तक उसे तलाश करने में नाकाम रहे हैं। अगर वो सरजमीन हिंद के किसी गोशे में मौजूद हैं तो फिर हमारे मुखबिर उसे ढूंढ लेंगे। ये कहकर तुगरल बेग लड़खड़ाते कदमों से उठा और अपनी सवारी में बैठकर शाही महल की तरफ चला गया। तुगरल बेग के जाने के बाद कायम खान ने अपनी बीवी से सरगोशी करते हुए कहा। अब मेरे रास्ते में कोई कांटा बाकी नहीं रहा। काजी इमाद कई दिन से खटक रहा था। मैंने उसे इस तरह निकाल फेंका कि अब उसकी लाश पर मातम करने वाला भी नहीं होगा। यास्मीन खानम की मां हैरत व मुसरत से शोहर की गुफ्तगू सुन रही थी। फिर जब कायम खान ने तुगरल बेग से होने वाली गुफ्तगू की तफसीलात अपनी बीवी को बताई तो उस संगदिल औरत के होंठों पर एक बेरहम मुस्कुराहट रक्स करने लगी। काजी इमाद के यहाँ एक हशर सा बरपा था।
तमाम रिश्तेदार और दोस्त ताज़ियत के लिए जमा हुए थे और मरहूम की सिफात बयान करके एक बेवा औरत के गमों को बांटने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। काजी इमाद की बेवा एक बुलंद हौसला नेक सीरत खातून थी। उसने बड़ी बहादुरी से उस जख्म की खलिश को बर्दाश्त किया। उस मौके पर सादिया खानम का बुरा हाल था। वो बार बार काजी इमाद की बीवी से कह रही थी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मुझे चला जाने दो कि नहूसत व बर्बादी मेरे कदमों से लिपटी हुई है। मैं जहां भी जाती हूँ आफात व मसाइब उस जगह को घेर लेते हैं। शोहर के घर गई, उन्हें कत्ल कर दिया गया। काजी साहब ने मेरे गमों का अजाला करना चाहा तो तुमने बेवगी का लिबास पहन लिया। बीबी, मुझे मत रोको कि मैं बदनसीब ही इस हंसते बसते घर को मातम कदा बनाने की जिम्मेदार हूँ। सादिया खानम बड़े दर्दनाक लहजे में गिरियाउजारी कर रही थी। काजी इमाद की बीवी ने अपने आंसुओं को फरामोश कर दिया और सादिया खानम के अश्कों को रोकने के लिए अपना दामन आगे बढ़ा दिया। किसी मुसलमान के कदम नहस नहीं होते, मशीयत इलाही बस यूं ही थी। कोई जी रूह इस दुनिया में ना एक लम्हा ज्यादा बसर कर सकता है और ना किसी की एक सांस कम की जा सकती है। मेरा और काजी साहब का इतना ही साथ था। खुदा बिछड़ने वाले की मगफिरत करे। मैं खुश हूं कि उसने जाने से पहले इंसाफ का हक अदा कर दिया। मुझे अल्लाह की ज़ात पर यकीन है कि वो अपनी लाजवाल और बेपनाह रहमत से मेरे शोहर की कब्र को रोशन कर देगा। मैं तुम्हें उस वक्त तक नहीं जाने दूंगी जब तक तुम्हारे बेटे को इस मुआशरे में बेगुनाही और शराफत की सनद नहीं मिल जाती। ये कहते कहते काजी इमाद की बेवा अचानक उदास नजर आने लगी। अभी उसे 4 माह से ज्यादा का अरसा इद्दत की हालत में गुजारना था। काजी इमाद की मौत से पूरा शहर सोगवार था। बड़े बड़े उमरा उनकी मैयत में शरीक हुए थे। खुद सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद और गयासुद्दीन बलबन भी ताज़ियत के लिए काजी इमाद की बेवा के पास आए थे। सुल्तान ने गमजदा औरत को मुखातिब करते हुए कहा था, तुमने कातिलों को अपनी आंखों से देखा है तो उनकी निशानदही करो। अदालत तुम्हारी तालीफ़े कल्ब के लिए फौरी इंसाफ फराहम करेगी। काजी इमाद की बेवा इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकी कि उसके शोहर के कातिल साधुओं के लिबास में मलबूस थे और अपने चेहरों पर स्याह नकाब डाले हुए थे। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद बहुत देर तक गहरी सोच में डूबा रहा। फिर उसने काजी इमाद की बेवा से कहा, तुम्हारे शोहर की किसी से रंजिश थी या तुम्हें किसी पर शक है? काजी इमाद की बीवी ने सरीहन इनकार कर दिया। सुल्तान, मैं किसी पर तोहमत नहीं तराश सकती। जो कुछ इन आंखों ने देखा उसे बेकमो कास्ट बयान कर दिया। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने गयासुद्दीन बलबन की तरफ देखा। वो साधु कौन थे, उसकी तहकीक की जाए। आज तक दहली में ऐसा कोई दर्दनाक वाकया रूनुमा नहीं हुआ कि एक अमन पसंद और मोअज़्ज़ज़ शख्स को इस तरह शहरी हदूद में कत्ल कर दिया जाए। सुल्तान, मैं खुद इसकी तहकीक कराऊंगा। काजी इमाद का कत्ल कोई मामूली हादसा नहीं। गयासुद्दीन बलबन ने अदब से कहा और उसके साथ ही सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। यकायक काजी इमाद की बेवा को कोई भूली हुई बात याद आ गई। सुल्तान मुअज़्ज़म, बस चंद लम्हे मजीद कयाम की जहमत फरमाए कि एक और मजलूम शख्स आपसे इंसाफ का तालिब है। यह कहकर काजी इमाद की बेवा अंदर चली गई और थोड़ी देर में वो कागज लेकर हाजिर हुई जिस पर शुजाउद्दीन कामरान की बेगुनाही की मोहर सब थी। उस मौके पर सादिया खानम ने भी सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के रूबरू जाने की कोशिश की, मगर कमजोरी और नकाहत के बाइस वो बिस्तर से ना उठ सकी। काजी इमाद की बेवा ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, खुदा का शुक्र है कि उसने खुद सुल्तान को दादरसी के लिए हमारे घर भेज दिया। तुम मुतमईन रहो कि अब तुम्हारे बेटे को इंसाफ मिल जाएगा। फिर जब सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने काजी इमाद की तहरीर पढ़ी तो उसका नूरानी चेहरा एक लम्हे के लिए धुआं होकर रह गया। मैं अपने अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। नासिरुद्दीन महमूद का लहजा शदीद अजियत और कर्ब में डूबा हुआ था। उलू खान, ये क्या हो रहा है? सुल्तान ने अपने वजीर आजम गयासुद्दीन बलबन को मुखातिब करते हुए कहा, यह कैसी नाइंसाफियां हैं जो मेरे नामा या अमाल में लिखी जा रही हैं। बलबन ने सर झुकाए हुए अपना हाथ बढ़ाया। वो काजी इमाद की तहरीर देखना चाहता था। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने वो कागज बलबन के हवाले कर दिया। बलबन कुछ देर तक काजी इमाद की तहरीर पढ़ता रहा, फिर बहुत आहिस्ता लहजे में बोला, सुल्तान मुअज़्ज़म, ये कोई अहम मुकदमा नहीं। चंद झूठी शहादतों की बुनियाद पर काजी इमाद से गलती हो गई। नहीं बलबन, सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने तल्ख लहजे में कहा, काजी इमाद की तहरीर से जाहिर होता है कि यह कोई आम मुकदमा नहीं। इसके पसे पर्दा किसी की महरूमियों की एक तवील दास्तान है। अगर काजी इमाद जिंदा होते तो वो यकीनन अपनी जबान से कुछ और इंकशाफ करते,
लेकिन गर्दिश तकदीर के सबब कुर्सी इंसाफ पर बैठने वाला ज़ेरे खाक सो रहा है। हम बज़ाहिर उस नौजवान के बारे में कुछ नहीं जानते कि हमारे दौरे हुकूमत में उस पर क्या गुजरी है, मगर काजी इमाद की तहरीर करदा इबारत से इतना अंदाज़ा ज़रूर कर सकते हैं कि सूरत हाल मामूली नौयत की हरगिज़ नहीं है। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, काजी इमाद शायद अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुके थे, इसलिए उन्होंने एहतियाती तदबीर के तौर पर अपनी गवाही कलम बंद कर दी। ये कहकर सुल्तान चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। एक दोस्त की हैसियत से कायम खान भी काजी इमाद की अयादत के लिए उनके मकान पर गया था। उसके बहते हुए आंसू मुनाफकत की एक बदतरीन कहानी सुना रहे थे। वो काजी इमाद की बेवा के गम में शरीक होने के लिए नहीं, महज हालात का जायजा लेने वहां पहुंचा था। जब सुल्तान के सामने काजी इमाद की आखिरी तहरीर पेश की गई तो कायम खान को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस होने लगी, और जब सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने गयासुद्दीन बलबन से ये कहा कि काजी इमाद इस तहरीर के फौरन बाद ही कत्ल कर दिए गए, तो कायम खान को अपनी मौत सामने नजर आने लगी। काजी इमाद का कत्ल बेसबब नहीं है बलबन। सुल्तान की आवाज मामूल से ज्यादा बुलंद हो गई थी। इस मुकदमे से उनकी मौत का गहरा ताल्लुक है। सुल्तान जी वकार, अगर ऐसा है तो आपके जानिसार अदालत आलिया के निज़ाम को रुसवा नहीं होने देंगे। गयासुद्दीन बलबन ने पुरजोश लहजे में कहा, बहुत जल्द काजी इमाद के कातिल आपके रूबरू हाजिर कर दिए जाएंगे। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अब वो काजी इमाद की बेवा से मुखातिब था। खातून, हम तुम्हारे मुअज़्ज़ज़ शोहर की जिंदगी तो नहीं लौटा सकते, मगर यकीन दिलाते हैं कि इंसानी हैसियत के मुताबिक इंसाफ जरूर करेंगे। खुदा हमारे नफ्स को शैतानी कुव्वतों के गलबे से महफूज रखे और मीज़ान के क़याम में हमारी मदद करे। खुदा हमारे सरों पर साल हा साल सुल्तान का साया कायम रखे कि आपको देखकर तो अहले दर्द के सीनों में जिंदा रहने की ख्वाहिश उभरती है। काजी इमाद की बेवा ने उस पुरसिश हाल पर ज़ारो कतार रोते हुए कहा, सुल्तान, मैं अपने शोहर के कातिलों को नहीं पहचानती, इसलिए अदालती कार्रवाइयों में ताख़ीर हो सकती है, और ये ताख़ीर ऐन इंसाफ के मुताबिक होगी कि कहीं कोई बेगुनाह अपनी जिंदगी से हाथ ना धो बैठे। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद हैरत से उस चिलमन की तरफ देखने लगा जिसके पीछे खड़ी काजी इमाद की बेवा बारगाह शाही में फरियाद कर रही थी। खातून, आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? सुल्तान ज़ीवकार, मेरी ख्वाहिश है कि पहले इस बेवा के बेटे का फैसला कर दिया जाए जो काजी साहब की कोताही का शिकार होकर दर बदर मारा फिर रहा है। काजी इमाद की बेवा ने लरजते हुए लहजे में कहा, वो नौजवान कहाँ है? सुल्तान ने दरियाफ्त किया। हम उसके साथ होने वाली नाइंसाफियों का अजाला करेंगे। वो रुसवाइयों के खौफ से कहीं रूपोश हो गया है। काजी इमाद की बेवा ने वजाहत करते हुए कहा, उस तक हमारा पैगाम पहुंचा दो कि अब किसी बेगुनाह को मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की पुरजलाल आवाज गूंजी, हर मजलूम के लिए हमारा दरबार और महल के दरवाजे खुले हुए हैं। हम रातों को भी इस इंतजार में जागते रहते हैं कि कब किसी दुखे दिल की सदा उभरे और हम अपने हरमसरा से बाहर आकर उसकी पुकार सुने, फिर जो कुछ हमारे पास हो हम उसके दामन में डाल दें, यहां तक कि वो गमजदा चेहरा इत्मीनान और आसूदगी की मुस्कुराहट से शादाब नजर आने लगे। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की जबान से अदा होने वाला एक एक लफ्ज कायम खान को अपने लिए पैगाम अजल महसूस हो रहा था। उस नौजवान से भी कह दो कि वो हमारे कायम करदा निज़ाम से खुशगुमानी रखे। सुल्तान नासिरुद्दीन के लहजे में जलाल शाही भी था और इस्लामी इंकसारी भी। अगर हमारी अदालत ने किसी गलत फहमी की बुनियाद पर उसे कोई आज़ार पहुंचाया है तो हम बजाते खुद उसकी तलाफी करेंगे। वो एक बार हमारे हजूर आए, फिर देखे कि हम किस तरह इफ़ाए अहद करते हैं। ये कहकर सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद अपने वजीरों के हमरा वापस चला गया। काजी इमाद की बेवा सोगवार होते हुए भी खुश थी। जब उसने सादिया खानम को यह खुशखबरी सुनाई तो एक गमजदा माँ अश्कबार हो गई। मेरे साथ तो इंसाफ हो गया, मगर तुम्हारे शोहर के कातिल कहाँ रूपोश हैं? सादिया खानम ने रोते हुए कहा, मेरा जिक्र छोड़ो सादिया कि मैंने अपना मुकदमा अल्लाह की अदालत में पेश कर दिया है। काजी इमाद की बेवा ने इस कदर बुलंद हौसलगी का मुजाहिरा किया कि सादिया खानम हैरत से उसका मुंह देखती रह गई। हस्बे मामूल कायम खान ने अपनी बज़्मे कैफो निशात आरास्ता की और बड़ी बेचैनी के साथ तुगरल का इंतजार करने लगा। फिर जब गयासुद्दीन बलबन का गुलाम मीरे मजलिस की हैसियत से नमूदार हुआ तो कायम खान ने इंतहाई दहशत के आलम में उसे सारा वाकया सुनाते हुए कहा, अब क्या होगा अमीर? कायम खान की आवाज कांप रही थी। अगर शुजाउद्दीन कामरान सुल्तान के रूबरू हाजिर हो गया
तो सारी बिसात ही उलट जाएगी। कुछ नहीं होगा कायम खान, तुगरल ने शाहों जैसी बेनियाजी का मुजाहरा करते हुए कहा। तुझे सिर्फ एक ही काम सौंपा गया है कि सागर और मीना का रक्स जारी रहे। शुजाउद्दीन कामरान के मुकद्दर का फैसला सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद नहीं, हम खुद करेंगे। उसे इंसाफ तो उस वक्त हासिल होगा जब वो सुल्तान के दरबार में हाजिर हो सके। तू क्यों घबराता है कायम खान? हम उसके कदमों का रुख बारगाह शाही के बजाय जिंदान की तरफ मोड़ देंगे। ये कहकर तुगरल ने जामे सुर्ख की तरफ हाथ बढ़ाया। कायम खान अपने मेहमान की तवाज़ो में बहुत ज्यादा पुरजोश नजर आ रहा था। आज हमने तेरी हवेली के गिर्द सिपाहियों की एक दीवार बनाने का हुक्म सादिर कर दिया है। तू उस बदनसीब नौजवान को तलाश करने की कोशिश कर। हम उसकी बर्बादियों की दास्तान का आखिरी बाब अपने हाथों से लिखेंगे। गयासुद्दीन बलबन के गुलाम ने झूमते हुए कहा और उस रकासा को देखने लगा जिसके दिलकश खदोखाल एक हवस परस्त अमीर पर सहर तारी कर रहे थे। कायम खान ने फिक्र फर्दा को अपने जहन से निकाल फेंका था और अब वो खुद भी कैफो निशात के हंगामों में शरीक हो गया था। कई माह गुजर चुके थे और सादिया खानम शुजाउद्दीन कामरान का इंतजार करते करते थक गई थी। हर शाम चरागों के साथ उसकी आरजुएं भी जल उठती थी और फिर सुबह होते होते एक एक तमन्ना परवानों की राख की तरह हवा में बिखर जाती थी या बुझने वाले चरागों के धुएं की मानित फिजा में तहलील हो जाती। शुजाउद्दीन कामरान किस तरह उन फासलों को खत्म करता कि वो तो हालात के अजीबो गरीब जिंदान में कैद था। दिन भर जंगल के दरख्तों से सर टकराता फिरता और जब रात का अंधेरा फैल जाता तो थक हार कर सरदार नरसिंगा की ख्वाबगाह के बराबर वाले कमरे में आकर सो जाता। इस दौरान अमरपाली ने कामरान को बहुत समझाया कि जिंदगी इतनी अर्जा नहीं कि उसे एक औरत के नाम पर मिट्टी का ढेर बना दिया जाए। कामरान बड़े शिकस्ता लहजे में जवाब देता, अमरपाली, तुझे क्या पता कि आतिश फिराक क्या शय है और मैं किस अजियत के साथ जल रहा हूं। तू अपने महबूब के करीब है। खुदा तुझे बिछड़ने के अजाब से महफूज रखे कि जुदाई का एक लम्हा भी सदियों के कहर से ज्यादा होता है। अमरपाली भी उदास हो जाती मगर उसके पास कामरान के जख्मों के लिए कोई मरहम ना था। फिर एक दिन पूरा जंगल लरज उठा। नरसिंगा के नायब शपारा ने खटीमा और दूसरे लुटेरों के साथ मिलकर अपने सरदार के खिलाफ बगावत कर दी।